हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर हिंदी यूनिट 1 में जितना भी आपको कविता दिया हुआ था वो सब हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि वह जन मारे नहीं मरेगा, खेत का दृश्य, डॉलर आएगा, ये सब कविता जो हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो उसी से रिलेटेड आज सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपका लेकर के आए हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 का आज हम कंप्लीट करवा देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स यूनिट 1 का क्लास नहीं किए हैं, कविता नहीं पढ़े हैं, वो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न 1 आपका दिया गया है, बैर कौन है और वह क्या दर्शाती है। तो आपको इसमें लिखना क्या है आंसर। बैर एक गांव की लड़की है जो खेत से लौट रही है। वह सादगी, श्रम और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। उसकी चाल और मुस्कान में कवि को धरती और प्रकृति का संगीत दिखाई देता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आपको लिखना है। तो हम जो कहानी पढ़ रहे थे, शायद खेत का दृश्य है, उसमें ही शायद ये दिया हुआ है। तो बैर जो एक लड़की थी जो कि हरे रंग का साड़ी पहनी हुई थी और लहराते हुए आ रही थी और चेहरे पर मिट्टी लगा हुआ था। उस देखकर पता चलता था कि वो लड़की खेत से कनेक्टेड है पूरा, उसको खेत और मिट्टी से लगाव है, वो खेत में काम करके आ रही थी, ऐसा ही देख करके प्रतीत हो रहा था। तो यही इस कविता में कहानी में पढ़ने को हम सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप वहाँ पर जा कर के देखिएगा, इस कहानी को पढ़ लीजिएगा एक बार। आपका दूसरा सवाल है, कविता में कवि ने प्रकृति का वर्णन कैसे किया है। तो कवि ने खेतों, फूलों और हवा और मुस्कान के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता और जीवन को दिखाया है। कवि में प्रकृति और इंसान दोनों का घनिष्ठ संबंध झलकता है। तो ये था आपका दूसरा सवाल का जवाब। प्रकृति का वर्णन कवि ने कैसे किया है। तो प्रकृति का वर्णन कवि ने इस तरीके से किया है कि उन्होंने इस कविता में खेत, फूल, हवा, मुस्कान के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन दिखाया है। अगला सवाल है आपका, खेत का दृश्य। कविता में किसान का वर्णन कैसे किया गया है। तो ये जो कविता है इसमें किसान का वर्णन किया गया है। तो कैसे किसान धूप में मेहनत कर रहा है, धूप हो चाहे गर्मी हो चाहे जो भी हो, ठंडी का भी मौसम हो, किसान रोज़ मेहनत करने के लिए खेत पर जाता है। किसान का पसीना धरती पर गिरता है तो वही पसीना सोने के जैसा उगता है, मतलब किसान को उस परिश्रम का फल मिलता है। कवि ने किसान को मेहनती, साहसी, धरती का रक्षक बताया है। वह हर मौसम में काम करता है, धूप हो या फिर बारिश हो, उसके पसीने की बूंदें धरती को सोना उगाने की ताकत देती है। पसीने की बूंद सोना कैसे उगाती है, इसका मतलब है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको जो फल मिलता है वो किसी सोना से कम नहीं है। ये था आपका सवाल और इससे आपको आंसर ये लिखना है। अगला सवाल है आपका, कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो कविता का मुख्य संदेश है, कवि का संदेश है कि किसान की मेहनती से ही देश और समाज जीवित है, उसके बिना धरती सूना है। कवि श्रम की महिमा और किसान की महानता को उजागर करता है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, कवि संदेश देते हैं कि किसान की मेहनत से ही देश और समाज आज जीवित है। अगर किसान मेहनत न करे, अगर अनाज न उगाए तो हम लोग को अनाज मिलेगा ही नहीं। अनाज मिलेगा ही नहीं तो लोग जीवित रहेंगे नहीं। इसीलिए किसान का मेहनत की वजह से ही लोग आज जीवित है। उसके बिना धरती सूनी है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप खेती किसान नहीं करेंगे तो देख लीजिएगा कि खेत कैसे बंजर पड़ा हुआ रहता है। वही अगर किसान मेहनत करते हैं उस पर तो खेत एकदम हरा भरा रहता है। कभी श्रम की महिमा किसान की मेहनत को उजागर करता है। तो ये था आपका आंसर। खेत का दृश्य कविता है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आप पिछले क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है।
ये है अब अगला कहानी। कवि ने डॉलर आने पर सवाल क्यों उठाया है। कवि कहता है कि यदि विदेशी पैसा यानी डॉलर आएगी भी तो क्या उससे गरीब की भूख नहीं मिटेगी। क्योंकि असली विकास तब होगा जब हम अपने श्रम को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कभी विदेशी मदद पर निर्भरता के विरोध है। तो क्यों कहते हैं कभी ऐसा कि डॉलर आएगा भी तो भी किसान का पेट नहीं भरेगा। ऐसा कहना था कवि का कि डॉलर आएगा भी तो भी भूख नहीं मिटेगा गरीबों का, क्योंकि डॉलर का मतलब है पैसा। अगर आपको कोई 10,000 रुपया दे दे, इसी में बोले कि जीवन भर आप इसका अपना चलाइए, राशन पानी घर का खर्च चलाइए इसी 10,000 से, तो ये तो संभव ही नहीं है। जीवन भर चल ही नहीं सकता। वो 10,000 एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कवि का कि पैसा दे देने से गरीबों का भूख नहीं मिट जाएगा। अगर रोजगार दिया जाएगा गरीबों को तो उनका जीवन भर का जो घर है वो चल सकता है। ये आपको इसमें लिखना है। अगला सवाल है आपका, कविता में कवि का संदेश क्या है। तो कवि का संदेश है कि हमें अपनी मेहनत, श्रम और आत्मनिर्भरता पर भरोसा रखना चाहिए, न कि विदेशी डॉलर पर। हमारा सूरज हम ही जलाएंगे। इसका अर्थ है कि अपने उजागर हमें खुद बनना है। अपना उजियारा हमें खुद बनना है। तो ये था कवि का संदेश कि हम अपने मेहनत से ही अपने घर खर्च चलाएंगे, अपने लिए रोजगार ढूंढेंगे, चाहे जो भी हो तो अपनी मेहनत पे करेंगे, ना कि डॉलर की मदद से। चलिए अगला सवाल है, कविता में कवि विचार अमर रहता है से क्या कहना चाहता है। तो इसका क्या मतलब है कि कवि का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य और न्याय की बात करता है तो उसका विचार कभी नहीं मरता है। भले ही वह व्यक्ति मर जाए, लेकिन उसकी सोच, आदर्श लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी मर कर के चले गए हैं, लेकिन आज भी लोग महात्मा गांधी के सिद्धांत अपनाते हैं, महात्मा गांधी के विचार अपनाते हैं। तो क्या हुआ कि वो सत्य और अहिंसा के लिए लड़ रहे थे, लेकिन मरकर चले तो गए, लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो सत्य और न्याय की बात करते थे। तो जो व्यक्ति सत्य और न्याय की बात करता है वो हमेशा लोगों की यादों में जीवित रहता है। वो कभी मरता ही नहीं। सिर्फ उसका शरीर मरता है, लेकिन उसकी यादें और सोच कभी नहीं मरती है। अगला सवाल है आपका, यह कविता हमें क्या सिखाती है। तो यह कविता हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए डटे रहना चाहिए। जो लोग जनता के अधिकार और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। वो लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। इतना इसमें लिखना है आपको। अगला सवाल है, कवि मांझी से बंसी न बजाने के लिए क्यों कहता है। तो कवि कहता है कि समाज में जब भूख, अन्याय और दुख फैला हुआ है तब संगीत और आनंद का समय अच्छा नहीं लगता है। अब मौन नहीं, संघर्ष का समय है। इसीलिए कवि मांझी से कहता है कि बंसी यानी बांसुरी न बजाओ। तो कवि ऐसा क्यों कहता है कि बांसुरी मत बजाओ। कवि का कहने का मतलब था कि जब समाज भूख, अन्याय, दुख और तकलीफ से गुजर रहा हो तो उस वक्त बांसुरी की आवाज़ अच्छा नहीं लगता है, आनंद में नहीं अच्छा लगता है। तो उस वक्त आपको चुपचाप नहीं बैठना है, मौन नहीं रहना है। उस वक्त आपको लड़ाई की आवाज़ उठाना है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है। कवि का यही कहने का मतलब है कि उस वक्त बांसुरी बजाना अच्छा नहीं लगता है। जब समाज में भूख, अन्याय से लोग मर रहे हो उस वक्त हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अगला सवाल है आपका, कविता में बंसी और डंका का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तो बंसी का मतलब है शांति, सुख और मधुरता का प्रतीक, और डंका का मतलब है संघर्ष, क्रांति और चेतना का प्रतीक। कवि कहता है कि वह बंसी नहीं बल्कि डंका बजाने का समय है, यानी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का समय है, न कि हाथ पर हाथ रख करके बैठने का समय है। ये था आपका इसका आंसर। अब अगला सवाल है आपका, बसंती हवा
कविता में बसंती हवा का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? बसंती हवा यहाँ नई आशा, जीवन की ताजगी और परिवर्तन की प्रेरणा का प्रतीक है। कवि बताता है कि वसंत ऋतु के आगमन से धरती हरियाली से भर जाती है, नदियाँ गाने लगती है और मनुष्य का मन भी प्रसन्न हो उठता है। बसंती हवा हमें संदेश देती है कि जीवन में सदा नई उमंग और उत्साह बनाए रखें। यह कविता आशा, नवजीवन और प्रकृति की सुंदरता का गीत है। इतना आपको इसमें लिखना है कि बसंती हवा से क्या होता है कि लोगों का मन, धरती एकदम हरियाली हो जाता है, लोगों का मन एकदम प्रसन्न हो उठता है। ठंडा ठंडा हवा, एकदम हरियाली जैसा मौसम रहेगा तो कितना आनंद आता है इसमें। तो ये था इसका मतलब। अब अगला सवाल है चंद्रग्रहण से लौटती पैर। ये भी कविता हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इस कविता के चित्र प्रस्तुत किया है, कवि ने चित्र क्या प्रस्तुत किया है तो वो भी जान लीजिए। इस कविता में कवि ने एक ग्रामीण युवती जिसका नाम है बैर का सुंदर और जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। बैर कौन थी? वो एक लड़की थी। वह खेतों से लौट रही है, उसके पाँव में कीचड़ है, गालों पर धूल है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास है। कभी उसकी चाल, मुस्कान और सादगी में प्रकृति की सुंदरता देखता है। बैर यहाँ भारतीय नारी और ग्रामीण श्रमशीलता का प्रतीक है। यह कविता प्रकृति और स्त्री की एकता का अद्भुत चित्र है। तो ये कविता आप जाकर के पढ़िएगा, बहुत अच्छी कविता है। इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपने खेत पर मेहनत करती है, उसके पाँव में कीचड़ लगे हुए रहते हैं, गालों पर धूल है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान है और आत्मविश्वास से वो लड़की भरी हुई थी। अगला सवाल है आपका खेत का दृश्य। कविता में किसान की क्या छवि उभरती है? तो कवि ने इस कविता में किसान की मेहनत, संघर्ष, अटूट आत्मविश्वास को चित्रित किया है। यह बताता है कि किसान धूप, वर्षा, ठंड किसी चीज़ से नहीं डरता, बल्कि वो हमेशा खेत पर की मेहनत करने के लिए जाते हैं, मेहनत करता है और धरती को उपजाऊ बनाता है। उसके पसीने हर बूंद धरती को सोना बना देती है। मतलब जैसे कि किसान मेहनत करता है तो उस मेहनत का फल उसको मिलता है, वो मेहनत का फल किसी सोने से कम नहीं है। कवि के अनुसार किसान की धरती की आशा और जीवन का आधार है। यह कविता श्रम की महिमा का गीत है। कवि का कहने का मतलब है कि किसान ही धरती की आशा और जीवन का आधार है। यह कविता श्रम और महिमा का गीत है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे किसान मेहनत करते हैं तभी जाकर के अनाज उगता है। ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, इस कविता में आपको सीख दिया गया है कि मेहनत, संघर्ष और अटूट आत्मविश्वास देखने को मिलेगा आपको इस कविता में। अगला सवाल है आपका यदि आएगा डॉलर। कविता में कवि का दृष्टिकोण क्या है? तो इस कविता में कवि ने विदेशी पूंजी और डॉलर के प्रभाव पर व्यंग किया है। वो कहता है कि अगर देश में डॉलर आएगा भी तो क्या सब गरीब को भी भूख मिट जाएगी? कविता बताता है कि डॉलर से मशीनें तो चलेगी पर मजदूर मरता रहेगा, क्योंकि असली विकास तब होगा जब जनता अपने श्रम से आत्मनिर्भर बनेगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉलर आ भी जाए, यानी पैसा अगर आपके देश में आ भी जाए तो भी गरीबों का भूख नहीं मिट सकता है, क्योंकि पैसे से आप मशीन खरीद सकते हैं, कंपनी का सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मजदूर क्या होगा? मजदूर तो मरते ही जाएंगे। भूख से क्यों मरेंगे? क्योंकि जो कंपनी में काम होगा वो आपका सारा काम मजदूर की जगह अब मशीन करेगा तो फिर बेचारे मजदूर को रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं रहेगा तो फिर पैसा भी नहीं रहेगा उसके पास, तो घर का अनाज कैसे लाएगा? तो भूख से वो मरेगा ही ना, उसका पूरा परिवार भी मरेगा। इसीलिए कवि इसका विरोध करते हैं कि डॉलर आने से गरीबों का भूख नहीं मिटता है, क्योंकि असली विकास तभी होगा जब मजदूरों को रोज़गार दिया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। कवि का संदेश है कि विदेशी सहायता नहीं बल्कि स्वदेशी श्रम और आत्मनिर्भरता की सच्चाई उजागर दे सकती है।
ये बात भी सही है कि विदेशी डॉलर से आपका भूख नहीं मिट सकता है। स्वदेशी श्रम, जो आप खुद मेहनत करेंगे और खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तो उससे आपका भूख मिट सकता है। चलिए अगला सवाल है, वह जन मारे नहीं मरेगा कविता में कवि का क्या संदेश है। तो कवि का संदेश है, कवि कहता है कि जो व्यक्ति अपने हक की बात करते हैं वो गरीब को भूख के साथ चलता है। जो गरीबों और भूखों के साथ चलता है वो वास्तव में कभी नहीं मरता, क्योंकि उसका विचार और संघर्ष की भावना सदैव जीवित रहती है। गोली या हिंसा से व्यक्ति के शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचार को मिटाया नहीं जा सकता है। कवि यहाँ अमरता का अर्थ विचारों की अमरता से जोड़ता है। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए ये था, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला सवाल, मांझी ना बजाओ कविता का मुख्य भाव क्या है। आपका क्वेश्चन जो देगा ना लगभग कविता से सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज रहेगा लास्ट में। किसी में भाव पूछेगा, किसी में चित्रण पूछेगा, ऐसे ऐसे करके पूछेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। इस कविता में कवि ने समाज की दयनीय स्थिति, भूख और गरीबी को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि वह समाज भूख और अन्याय से पीड़ित है, तब बंसी की मधुर ध्वनि सुनने का समय नहीं है। जब समाज आपका भूख और अन्याय से पीड़ित है, तब उस वक्त आप अगर बंसी बजाइएगा तो अच्छा नहीं लगता है। और बंसी का आवाज़ जब संघर्ष का समय है तो बैठ करके बंसी नहीं बजाना चाहिए। आपको अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। बंसी नहीं बल्कि डंके की बारी है। कविता से यही सीख मिलता है कि आपको अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, मौन नहीं रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, अब है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, एक एक का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला सवाल है आपका, मांझी न बजाओ कविता से सवाल पूछा गया है, इनमें कवि कौन है। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जितना भी आपका यूनिट 1 में दिया गया है कविता, तो सबके लेखक का नाम याद रखना। सबके लेखक एक ही है, वो है आपका केदारनाथ अग्रवाल जी है। यूनिट 1 में जितना भी कविता लिखा गया वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपका, मांझी न बजाओ बंसी कविता का मुख्य भाव क्या है। इसका मुख्य भाव है संघर्ष और क्रांति का आह्वान। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है आपका, वह जन मारे नहीं मरेगा कविता में कवि ने किसकी अमरता की बात की है। तो जन, नेता और विचारवान व्यक्ति की कवि ने बात की है। अगला सवाल है, यदि आएगा डॉलर कविता में कवि किसके प्रति चेतावनी देता है। तो विदेशी मुद्रा और मशीनों के प्रति कवि चेतावनी देते हैं, विद्रोह करते हैं इन सबके खिलाफ। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि खेत का दृश्य कविता का प्रमुख विषय क्या है। तो प्रमुख विषय है किसान का श्रम। इसमें आपको इस कविता में पढ़ने को मिलेगा किसान के श्रम के बारे में। अगला सवाल आपसे पूछा गया, चंद्रग्रहण से लौटती बैर कविता में बैर कौन है। तो बैर कौन थी, वो एक लड़की थी, एक ग्रामीण स्त्री। अगला सवाल है, बसंती हवा कविता किस ऋतु से संबंधित है। तो अभी भी हम क्वेश्चन में भी पढ़ाए हैं, पिछले क्लास में भी पढ़ाए हैं, तो है आपका बसंत ऋतु, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा से संबंधित कवि है। तो है प्रगतिवादी। ये आपको याद रखना है, ये पूछता है एग्जाम में। आपको ये जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, इनका जो जीवन परिचय है ये भी पढ़ करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में जीवन परिचय भी पूछता है। अगला सवाल है, यदि आएगा डॉलर कविता में कवि का संदेश क्या है। तो कवि का संदेश है आत्मनिर्भरता का संदेश है कि आत्मनिर्भर बनो, ना कि स्वदेशी पर डिपेंड रहो। अगला सवाल है आपका, खेत का दृश्य कविता में किसान की मेहनत को किससे जोड़ा गया है। तो किसान की मेहनत को सोने के उत्पादन से। अगर किसान का जो पसीना है वो धरती पर गिरता है तो सोने की तरह उपज करके बाहर आता है। अगला सवाल है आपका, चंद्रग्रहण से लौटती बैर कविता में कौन सा सौंदर्य झलकता है।
तो झलकता है ग्रामीण सौंदर्य, ऑप्शन बी। अगला सवाल है बसंती हवा। कविता में कवि क्या प्रेरणा देते हैं? बसंती हवा में कवि क्या प्रेरणा देते हैं? तो वो देते हैं जीवन को नई उमंग से जीने की। मांझी न बजाओ बंसी कविता में डंका किसका प्रतीक है? तो डंका का क्या मतलब है? तो डंका का मतलब है संघर्ष और क्रांति के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, यही है डंका का मतलब। संघर्ष करना, क्रांति करना अन्याय के खिलाफ। अगला सवाल है आपका, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं की भाषा कैसी है? वो है सरल, सहज और लोक जीवन से जुड़ी। ऐसे ही टाइप का ये कविता लिखते हैं, एकदम सरल भाषा में लिखते हैं। वह जन मारे नहीं मरेगा कविता में कवि ने किस बात पर जोर दिया है? तो दिए है विचारों की अमरता पर। संगीत में नहीं है ये प्रकृति में भी यही है, युद्ध के भय पर भी नहीं है, विचारों की अमरता पर वह जन मारे नहीं मरेगा, इस कविता में इसी पे ध्यान दिया गया है। तो ये था आपका आज के इस क्लास का आखिरी सवाल। तो यूनिट 1 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि यूनिट 2 जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें। तो आप सबका एग्ज़ाम कब है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले ही सारा कंप्लीट करवा दें। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।